Hello students, very good morning to all of you. So let us start a new topic here. The name of topic is some basic concept of chemistry. तो यहाँ जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बेसिक बातें केमिस्ट्री से रिलेटेड बताने वाला हूँ। छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं जिनको लेकर के हमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री किसको कहा जाता है? केमिस्ट्री क्या होती है? इट इज़ ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर्स एंड इंट्रैक्शन ऑफ मैटर। तो देखिए साइंस की तो ब्रांच है केमिस्ट्री, और इसके अंदर हम स्टडी क्या करते हैं? मैटर की इंट्रैक्शन, मतलब कि मैटर, सॉलिड, लिक्विड और जो गैसेस होती हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कितना है, पार्टिकल्स के बीच पे कौन कौन से फोर्सेस उनके अंदर हैं, उनके क्या क्या स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, किससे वो बने हुए होते हैं, ये सभी बातें हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। ओके, अब देखिए केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है। नेक्स्ट टॉपिक हमने क्या लिखा है यहाँ? इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो यहाँ जनरली क्वेश्चन बनता है कि स्कोप ऑफ केमिस्ट्री क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ केमिस्ट्री क्या है। तो ऐसा कुछ भी अगर हमसे पूछा जाए तो हम छोटी छोटी बातें उनके बारे में लिख सकते हैं। जैसे कि केमिस्ट्री का यूज़ मैंने लिखा है, फर्स्ट पॉइंट, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर केमिस्ट्री यूज़ में आती है। फर्टिलाइज़र है, इंसेक्टिसाइड्स हैं, ठीक है, वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्री है बेसिकली वो एक केमिस्ट्री की आप कह सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ओके, रैदर दैन एग्रीकल्चर, फूड इंडस्ट्री, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव होते हैं, वो उनको वो केमिकल उनके बीच में इंट्रैक्शन होती है, या ये कह सकते हैं वो केमिकल सब्सटेंसेस का पार्ट होते हैं। ओके, हेल्थ, ड्रग्स, मेडिसिन्स केमिस्ट्री है। वारफेयर, ठीक है, जब भी कोई वार स्टार्ट होता है, लड़ाई युद्ध स्टार्ट होता है, तो उसमें बहुत सारे केमिकल एक्सप्लोजिव मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है, और बहुत सारी इसमें गैसेस, बॉम्ब, डिस्ट्रक्टिव मटेरियल, बहुत सारी बातें हम समझ सकते हैं। वो सभी मटेरियल्स केमिस्ट्री से एफिलिएटेड होते हैं। एवरीडे लाइफ कंफर्ट्स एसेंशियल्स, यहाँ मैंने लिखा है ब्रैकेट में, क्योंकि अदरवाइज़ ये बहुत एक वाइड कंसेप्ट बन जाता है अगर हम इसकी डिटेल स्टडी करें। हमें बस छोटी छोटी बातें ध्यान में रखना है। एवरीडे लाइफ में सोच के देखिए, आपकी जब आप मॉर्निंग में उठते हैं और वहाँ से लेकर के जब आप सोने जाते हैं, तब तक कौन कौन से ऐसे मटेरियल से आप मटेरियल्स का यूज़ करते हैं, तो आप सोच पाएंगे कि मैक्सिमम जगह पे केमिस्ट्री का यूज़ होता है। ओके, कंप्यूटर वर्ल्ड, सिलिकॉन चिप लिखा हुआ है, सिलिकॉन एक मेटोलाइड होता है, तो कंप्यूटर वर्ल्ड लिखा है मैंने। तो सिलिकॉन क्या है? मैंने आपको बताया मेटोलाइड होता है। तो मेटोलाइड, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम इनको कंसीडर करते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। तो आप समझ सकते हैं जो इवन जो मटेरियल बाहर बना हुआ होता है, जिसको आप स्ट्रक्चर बोल सकते हैं कंप्यूटर का, तो वो भी एक पॉलीमर केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं। तो आप सिंपली आप समझ सकते हैं वो केमिस्ट्री से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ओके, एक और बताया है यहाँ, सेवन्थ पॉइंट, शेल्टर। तो शेल्टर में क्या क्या हम ऑब्ज़र्व करते हैं? देखिए सीमेंट इंडस्ट्री में चले जाओ, ब्रिक्स बनती हैं, प्लास्टिक्स बनते हैं, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या हैं? केमिस्ट्री का ही पार्ट होते हैं। तो ऑल इन ऑल हम कह सकते हैं देयर इज़ वेरी वाइड एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ। ओके, बहुत ज़्यादा हमें एक्सप्लेन नहीं करना है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ हम बात करते हैं एक टॉपिक की, और देखिए यहाँ मैटर लिखा हुआ है। क्या लिखा है? मैटर। मैटर क्या होता है इसको हम समझते हैं। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। जो कुछ भी हमारे आसपास ऑब्जेक्ट्स हैं जिसका अपना एक मास होता है और वो ऑक्यूपाई क्या करता है? स्पेस को, ठीक है, घेरा, स्पेस को क्या करता है? ऑक्यूपाई करता है। उसको हम क्या बोल रहे हैं? उसको हम मैटर बोलते हैं। ओके, रैदर दैन इट, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर
ऐसे ऑब्जेक्ट्स को या किसी चीज़ को जिसको हम मैटर बोल रहे हैं उसको हम अपनी 5 सेंस में से जितनी भी हमारी टोटल सेंस कितनी होती हैं, 5 सेंसेस होती हैं, सेंस ऑफ ऑर्गन जिसको बोला जाता है, उनमें से एक या एक से ज़्यादा सेंस अगर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को तो हम कह सकते हैं वो क्या है, मैटर है। से फॉर एन एग्ज़ाम्पल, मान लो मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ एयर का, ठीक है। एयर देखने में हमें पता नहीं चलेगा जनरली, तो एयर की जो प्रेजेंस होती है उसको हम फील कर सकते हैं, ठीक है। तो फील करने से हमें क्या पता चला कि वो मैटर है, और एयर का भी अपना एक मास होता है, एयर स्पेस को भी ऑक्यूपाई करता है, तो हम कह सकते हैं एयर किसका एग्जाम्पल हुआ, मैटर का। रैदर देन एयर हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं लिक्विड्स में, सॉलिड्स में, जिनको हम मैटर्स की कैटेगरी में इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, नाउ मैटर कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 classifications. Number 1 is physical classification and number 2 is chemical classification. तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होगा कि जब हम किसी भी सब्सटेंस जिसको हम मैटर में इंक्लूड कर रहे हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जर्व करते हैं तो उनमें उनकी सब्सटेंस की कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। सो वी कैन से व्हेन वी ऑब्जर्व फिजिकल प्रॉपर्टीज़ of any kind of substance, then there is no change, no variation in the composition of substance, ठीक है। अब इसी तरह हम केमिकल क्लासिफिकेशन को भी समझने की कोशिश करते हैं। केमिकल कंपोजिशन का मतलब हुआ जब हम किसी भी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कुछ चेंज लेके आते हैं, और लेके आने का मतलब क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन उनमें जब होती है तो रिएक्शन होने पर वो उस सब्सटेंस की जो केमिकल कंपोजिशन होगी उसमें भी चेंज आ जाता है, ठीक है। तो हम उसको कौन सी क्लासिफिकेशन में स्टडी कर रहे हैं, केमिकल क्लासिफिकेशन में, ठीक है। और देखिए इसको फिजिकल क्लासिफिकेशन को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 इज लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेज। फिजिकल क्लासिफिकेशन वो कैसे स्टडी करेंगे आगे, लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेज की टर्म में। और केमिकल क्लासिफिकेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। नंबर 1 इज प्योर सब्सटेंस एंड नंबर 2 इज मिक्सचर्स। तो पहले आपको पता होगा, आई होप, लिक्विड, सॉलिड्स एंड गैसेज में क्या फ़र्क होता है। तो देखिए नहीं पता तो जल्दी से एक्सप्लेन मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ और समझते भी हैं। चलिए लिक्विड में क्या होगा, चलिए पहले सॉलिड्स को देख लेते हैं, लिक्विड बाद में। नंबर 1 मैं इसको मान रहा हूँ सॉलिड को, है ना। तो सॉलिड के केसेस में क्या होता है, जो पार्टिकल होते हैं, कौन से पार्टिकल, जिससे सॉलिड बना हुआ होता है। अलग अलग सॉलिड हैं हमारे पास, बहुत सारे सॉलिड हैं। तो जो भी सॉलिड किससे बनते हैं, चाहे वो किसी भी मटेरियल से बने हुए हो, उनके बीच में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब चाहे सॉलिड किसी भी एटम से और दूसरे मटेरियल से बना हुआ हो, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है, इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। और अब आपको सॉलिड को रिप्रेजेंट करना है तो हम इनके पार्टिकल को बहुत क्लोज लिखते हैं, किनके, सॉलिड के केस में, ठीक है। इनके बीच में गैप ना के बराबर होता है। ये मान लो सॉलिड है, ठीक है, पूरा फिल करना है, ये पार्टिकल को दिखाने की कोशिश की जा रही है, तो इसको हम सॉलिड कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आपसे पूछे तो आयरन है, कॉपर मेटल है ना, कोबाल्ट है, तो ये आप इसमें एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। और लिक्विड के केस में हम बात करें, देन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड हैव ए लार्ज स्पेस बिटवीन देम। ये पार्टिकल जो होते हैं ये बहुत दूर दूर होते हैं इसके कंपैरिजन में, सॉलिड के कंपैरिजन में, किसमें, लिक्विड के केसेस में। अब देखते हैं गैसेस में क्या होता है। तो गैस जब हम लिखेंगे, गैस को रिप्रेजेंट करेंगे, तब हमें देखना पड़ेगा ये पार्टिकल का जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है, या आप कह सकते हैं जो इनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है।
जो इनका डिस्टेंस है इनका इस केस में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसमें इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन सबसे बिटवीन देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन केस ऑफ सॉलिड इज़ वेरी वेरी हाई। इसमें लिक्विड में कम होता है और गैसेस के केस में बहुत कम हो जाता है। ठीक है, इसलिए सॉलिड जो होते हैं वो रिजिड होते हैं। क्या होते हैं, सॉलिड रिजिड माने जाते हैं। और लिक्विड क्या होते हैं, फ्लूइडिटी शो करते हैं। ठीक है, फ्लूइडिटी शो करते हैं। और जो गैसेस होती हैं उनमें फ्लूइडिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, समझ गए होंगे, इनमें फ्लूइडिटी बहुत ज़्यादा, थोड़ी सी कम और इसमें ना के बराबर होती है। तो ठीक है, अपने को इतना ही समझना है अभी फ़िलहाल, बहुत डीप में नहीं हम पढ़ रहे हैं। अब देखिए आगे बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन की। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या लिखा है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स होते हैं। अब देखिए प्योर सब्सटेंस किसको हम बोल रहे हैं, तो मैंने यहाँ एक डेफिनेशन भी लिखी है। अब देखिए क्या लिखा है, प्योर सब्सटेंसेस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ ए प्योर सब्सटेंस आर सेम इन देयर केमिकल नेचर। इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम प्योर सब्सटेंस की बात करेंगे तो उनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का पार्टिकल प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसकी आइडेंटिटी बिल्कुल सिमिलर होगी उस पर्टिकुलर प्योर सब्सटेंस की। जब हम स्टूडेंट्स, हम इस प्योर सब्सटेंस के बारे में बात करते हैं। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, तो एक्चुअली एक ही तरह के पार्टिकल से बना हुआ कोई भी सब्सटेंस, उसको हम प्योर सब्सटेंस कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको और समझते हैं। ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ ए प्योर सब्सटेंस आर सेम इन देयर केमिकल नेचर। मतलब कि प्योर सब्सटेंस जो होगा उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मतलब कोई भी प्योर सब्सटेंस किससे बना हुआ हो सकता है, एटम से, मॉलिक्यूल से, या कोई आयन से बना हुआ हो सकता है। तो उस पूरे प्योर सब्सटेंस में एक ही तरह के या तो एटम्स होंगे, या एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या आयन्स हो सकते हैं। और आप कह सकते हैं कि केमिकल नेचर जो रहेगा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का वो बिल्कुल सेम रहेगा। किस ठीक है, किसमें, प्योर सब्सटेंसेस में। तो हम एग्जाम्पल से इसको और वेरीफाई करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। ओके, तो देखते हैं एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वाटर, ग्लूकोज, NaCl, सोडियम क्लोराइड। वी हैव सम एग्जाम्पल है। अब तो मुझे एक बात बताइए, क्या NaCl जिसको हम कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, क्या वो बिल्कुल गोल्ड की तरह दिखता है? आपका आंसर होगा नहीं। क्या गोल्ड वाटर की तरह दिखता है? बिल्कुल नहीं। तो गोल्ड क्या है, एक एलिमेंट है। वाटर क्या है, एक मॉलिक्यूल है। वाटर किससे बना हुआ है, वाटर दो डिफरेंट एलिमेंट से बना हुआ है। तो इनकी जो वाटर के अंदर जो कंपोजिशन होगी ना, इसकी जो रेशो, इसको हम आगे फर्दर पढ़ेंगे, 1/8 रेशो। मतलब 1 ग्राम अगर हाइड्रोजन है तो हमें 8 ग्राम ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, और उनकी कंपोजिशन थ्रू आउट ऑल द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर सेम रहेगी। लेकिन गोल्ड को हम किससे सिंबलाइज करते हैं, Au से सिंबलाइज करते हैं, है ना, Au। तो गोल्ड जो होगा, इनके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे, या जिसको हम एटम बोल रहे हैं, वो पार्टिकल्स या एटम्स वाटर के पार्टिकल्स या एटम से बिल्कुल मैच नहीं करते होंगे। ठीक है, इस कंडीशन पे अगर हम रखें सब्सटेंस को तो हम कह सकते हैं वो सब्सटेंस क्या कहलाएंगे, प्योर सब्सटेंस उसको हम कह सकते हैं। तो चलिए प्योर सब्सटेंस को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। देखिए, प्योर सब्सटेंस एलिमेंट और कंपाउंड की फॉर्म में इनको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। तो एलिमेंट क्या होते हैं और कंपाउंड किसको कहा जाता है, ये भी समझना पड़ेगा। तो एलिमेंट क्या है, तो एलिमेंट क्या है, प्योर सब्सटेंस का एक फॉर्म होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। जितने भी एलिमेंट हैं उनमें एक ही तरह के एटम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा है हाइड्रोजन। अब क्या हमारे पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं
पीरियोडिक टेबल में आपको याद होना चाहिए 118 एलिमेंट है। तो 118 एलिमेंट में मान लो मैंने बात की हाइड्रोजन की, हीलियम की कर लेते हैं। अब मुझे बताइए क्या हाइड्रोजन का एटम हीलियम के एटम से मैच करेगा? क्या केमिकली कंपोजिशन सेम रहेगी या डिफरेंट रहेगी? तो आपका क्या आंसर होना चाहिए वो तो आप खुद सोचें। बिल्कुल इसके जो एटम्स होंगे और हीलियम के एटम हाइड्रोजन के एटम से मैच नहीं करेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि एलिमेंट जो कि किससे बना हुआ है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, प्योर सब्सटेंस बोल रहे हैं, ठीक है, एक ही तरह के एटम से बना हुआ होता है। तो इसको और फर्दर देखो, इसमें क्या लिखा है, एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ। प्योर सब्सटेंस विच ए प्योर सब्सटेंस एलिमेंट क्या है, इट इज ए प्योर सब्सटेंस विच कैन नाइदर बी डिकम्पोज्ड इनटू नोर बिल्ट फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी फिजिकल और केमिकल मेथड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्योर सब्सटेंस होगा उसको ना तो हम डिकम्पोज कर सकते हैं, ठीक है, और ना ही उसको हम बना सकते हैं। कैसे? फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंसेस, किसी दूसरे सिंपल सब्सटेंस से उस सब्सटेंस को हम नहीं बना सकते। कंडीशन क्या है? बाय ऑर्डिनरी फिजिकल और केमिकल मेथड, जो सामान्य फिजिकल और केमिकल मेथड हैं उसके थ्रू हम उन सब्सटेंसेस को ना तो बिल्डअप कर सकते हैं ना ही डिकम्पोज कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ कंडीशन अगर हो तो हम उसको एलिमेंट कहते हैं। ओके, चलिए एक मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ कंपाउंड्स के बारे में। तो एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है ये भी हमें पता चल जाएगा। अब देखिए कंपाउंड में क्या लिखा है, दीज आर प्योर सब्सटेंसेस विच कंटेन 2 और मोर एलिमेंट्स इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ देयर मासेस। इसका क्या मतलब हुआ कि जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, जिसमें सॉरी जहाँ तक हम कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, कंपाउंड्स भी प्योर सब्सटेंस का एक फॉर्म होता है। और इस कंपाउंड में 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज 2 से ज़्यादा नहीं होंगे तो उसको हम सिंपल एलिमेंट बोल रहे हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, किसकी, वाटर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं वाटर। ओके, तो देखिए वाटर का जो फार्मूला है वो क्या है, H2O है। अब मुझे बताइए हाइड्रोजन अलग रेशो में रहेगा, ऑक्सीजन अलग रेशो में रहेगा। मतलब कि जो हाइड्रोजन का जो मास रहेगा, एटॉमिक मास जिसको बोलते हैं, वो ऑक्सीजन के मास से डिफरेंट रहेगा। चेक करते हैं कैसे। अब देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है, और एटॉमिक मास भी क्या होगा, 1 पॉइंट, वैसे देखा जाए एग्जैक्ट 1.008 ग्राम होता है। और वाटर के लिए हमें दूसरा कंपोनेंट कौन सा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है। याद रखना पड़ेगा, इसका डबल के लगभग होता है। तो देखिए अब हम इन दोनों की रेशो जब निकालते हैं तो आपको एक बात पता चलेगी। तो कितने नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन के प्रेजेंट हैं, 2 हैं। 2 इंटू ये जो मास होगा हाइड्रोजन का वो आपको लिखना होता है 1.008, अप्रोक्सीमेटली 1 लिख लेते हैं अपने। और ऑक्सीजन का मास कितना होता है, अभी अभी मैंने आपको बताया 16 ग्राम होता है। तो इसको जब हम सॉल्व करने बैठेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, 2 और इसको 8, लगभग 1/8 रेशो में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ होता है। और अब तब हमें क्या मिलता है, एक मॉलिक्यूल या आप कह सकते हैं कंपाउंड मिलता है, ठीक है। तो क्या हुआ, फिक्स्ड प्रोपोर्शनैलिटी में ये एलिमेंट के एटॉमिक मासेस जुड़े हुए होते हैं किसी भी कंपाउंड को बनाने में। तो इस बात को इसमें और हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, प्योर सब्सटेंसेस कौन से कंपाउंड की बात हो रही है, विच कंटेन 2 और मोर एलिमेंट इन फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ देयर मासेस। मासेस जो होती हैं उनकी फिक्स्ड होने वाली हैं। अदरवाइज हम ये नहीं कहेंगे कि वो कंपाउंड है, ठीक है। वाटर का जो फार्मूला रहेगा वो हमेशा H2O ही रहेगा ना। कभी वाटर को आपने ऐसे लिखते हुए देखा है, H2O2 5 या 2.5 या कुछ भी HO8 इस तरह से अगर कोई आप लिखते हैं तब हम उसको क्या वाटर मानेंगे? तो आपका आंसर होगा नहीं मानेंगे। वाटर का फार्मूला मतलब H2,
ओ इसके अलावा हम कुछ और सोच भी नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम ग्राम की टर्म्स में, मैंने आपको बता दिया कि अगर हम ग्राम की टर्म में इसको देखना चाहेंगे तो उसको 1 ग्राम मान लो हाइड्रोजन लिया और 8 ग्राम मास जो हुआ, ऑक्सीजन का भार जो होगा वो 8 ग्राम, दोनों की जो रेशो कितनी बनी 1/8 रेशो में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एग्जिस्ट करते हैं टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर, ठीक है, तब हम कहेंगे कि वो प्योर है। अब देखते हैं और भी आप एग्जाम्पल लेते रहें और समझने की कोशिश करते रहें, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड है, चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। अब देखिए मुझे बताइए, कार्बन जो है इसका जो एटॉमिक मास रहेगा, इसका जो एटॉमिक मास ऑक्सीजन का रहेगा, इन दोनों की आप रेशो निकालते जाइए। इन दोनों ही इनके कार्बन मोनोऑक्साइड के अलावा हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इनमें भी आप चेक कर सकते हैं कि कितने कितने रेशो के अंदर ये प्रेजेंट है। जैसे चलिए इसका एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 होता है, एटॉमिक मास लगभग 12 के आसपास आ जाएगा। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 2 हैं, तो 2 इंटू यहाँ 1 है कार्बन, तो मैंने 1 लिख दिया। अब देखिए 2 ऑक्सीजन है और एटॉमिक मास कितना होता है ऑक्सीजन का 16 होता है। इसको आप सॉल्व कर लें तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है, जो भी आएगा। अब कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर क्या होगा, ये कार्बन का एटॉमिक मास 12 और ऑक्सीजन का 16, क्या इन दोनों की रेशो सिमिलर होगी, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए रख रहा हूँ। अगर नहीं होगी तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अलग अलग क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे। हम ये नहीं कह सकते कि कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड बोथ द गैसेस आर सिमिलर, ठीक है। अगर ये प्योर फॉर्म के अंदर हुआ तो इनकी जो भी रेशो निकलेगी वो ही निकलनी चाहिए ऑल टाइम, तभी हम कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड बोलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को इसकी जो रेशो आएगी इसको कार्बन डाइऑक्साइड बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी बात थी, मैंने आपको बता दी। अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई, ठीक है। अभी देखिए एलिमेंट्स जो होते हैं दैट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटोलाइट्स। मेटल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि मेटल शाइनी होती है, लस्ट्रस प्रॉपर्टी शो करती है। मेटल ज़्यादातर मेटल्स क्या होती हैं, मेलिएबिलिटी शो करती हैं, डक्टाइल्स होती हैं, है ना। और मेटल थर्मल गुड कंडक्टिविटी शो करती है, सॉलिड होती हैं जनरली। तो ये सभी मेटल की प्रॉपर्टी होती हैं। तो अगर इस तरह की प्रॉपर्टी शो नहीं करता कोई एलिमेंट तो उसको हम नॉन मेटल बोलेंगे। और मेटोलाइट के केस के अंदर हम मेटोलाइट किसको बोलते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज़ मेटल ना तो मेटलिक होती हैं ना ही नॉन मेटलिक होती हैं। तो मेटोलाइट्स के एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। मेटोलाइट्स में आप याद रखें बोरोन होता है, ठीक है, बोरोन एक मेटोलाइट होता है। सिलिकॉन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिलिकॉन क्या होता है, एक इसमें चिप में भी यूज़ होता है, सिलिकॉन चिप बोलते हैं जिनको, कंप्यूटर में यूज़ होता है सिलिकॉन। तो एक किसका एग्जाम्पल हुआ, मेटोलाइट का। जर्मेनियम किसका एग्जाम्पल हुआ, मेटोलाइट का, ठीक है, याद रखें। आर्सेनिक किसका एग्जाम्पल हुआ, मेटोलाइट का। तो ये कुछ आपने सिंबल याद रखने हैं एलिमेंट्स के, आपके काम की बात मैंने आपको बता दी है। अब देखिए हमें मिक्सचर्स को भी समझना है। हम क्या पढ़ रहे थे, तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारे पास देखिए ये क्या चल रहा था, मैंने इसका ये फ्लो चार्ट बनाया है मैटर का, ठीक है। इसको नेक्स्ट हम पढ़ते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन में। ये देखिए प्योर सब्सटेंस हमने देख लिया क्या होता है, मिक्सचर्स क्या होते हैं इसको भी समझते हैं। इसको हम इम्प्योर सब्सटेंस भी कह सकते हैं। मिक्सचर्स क्या हैं, एक तरह के इम्प्योर सब्सटेंसेस, इनको हम मान सकते हैं। तो चलिए मिक्सचर्स को डिफाइन कर लेते हैं। They contain 2 or more pure substances in any proportion of their masses। अब देखिए क्या होगा, प्योर सब्सटेंस कितने होंगे मिक्सचर्स में, एक नहीं हो सकता, 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस होने चाहिए, ठीक है ना। मान लो वाटर लिया, वाटर क्या है, प्योर सब्सटेंस, H2O है, फार्मूला आपको अच्छे से ध्यान में होगा। अगर वाटर में मैंने क्या डाल दिया, NaCl डाल दिया, कॉमन साल्ट, ठीक है, और तो ये क्या बन गया, एक तरह का मिक्सचर्स, ठीक है ना। और इसके अंदर मान लो आपने सैंड भी पार्टिकल भी डाल दिए उसी सॉल्यूशन के अंदर, तो उसको भी हम क्या बोल रहे हैं, मिक्सचर। और कुछ भी, और इसके अलावा आप ऐड कर सकते हैं, कुछ सॉल्युबिलिटी शो करेंगे, मान लो कुछ सॉल्युबल नहीं हो रहे हैं। ओवरऑल हम सभी जो एक सॉल्यूशन तैयार हुआ या मटेरियल तैयार हुआ उसको हम क्या बोल सकते हैं, मिक्सचर बोल सकते हैं।
तो देखिए, दे कंटेन 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस इन एनी प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ देयर मासेस। ठीक है, हमें नहीं पता कि वाटर कितने ग्राम लिया, सैंड कितने ग्राम लिया, सीधा हमने उनको मिक्सअप कर दिया, तो उसको हम मिक्सचर्स कह सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने एक नोट भी लिखा है मिक्सचर के और कंपाउंड से रिगार्डिंग। कंपाउंड डिफर फ्रॉम मिक्सचर्स। कंपाउंड क्या करते हैं, मिक्सचर से डिफरेंट होते हैं। क्यों होते हैं? कंपाउंड के अंदर क्या होता है, किससे बने हुए होते हैं? कंपाउंड एलिमेंट से बने हुए होते हैं, दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, एज देयर प्रॉपर्टीज आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। तो अब मुझे बताइए, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी, हाइड्रोजन क्या है? एक गैस होती है। ऑक्सीजन क्या है? ये भी गैस होती है। अब दो गैसेस मिल करके क्या बना रहा है? एक कंपाउंड बना रहा है। और ये क्या है? वाटर एक लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर में। तो गैस, दोनों ही गैसेस मिल करके एक हम क्या बोल रहे हैं, एक मॉलिक्यूल या कंपाउंड बना रहा है, जिनको हम क्या बोल रहे हैं? गैस बोल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज या ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज एकदम से वाटर से मैच करती है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? नहीं करती। तो इसमें क्या लिखा है, यही बात यहाँ बताने की कोशिश की जा रही है। कंपाउंड डिफर फ्रॉम मिक्सचर्स एज देयर प्रॉपर्टीज आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज बनती है, वाटर की प्रॉपर्टी जो बनी, एग्जाम्पल मैंने आपको जो बताया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल मैच नहीं करती। अब इसमें और मिक्सचर्स के केस में क्या बताया? वाइल इन मिक्सचर प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर रिटेन्ड। लेकिन मिक्सचर्स के केस में क्या होगा? मिक्सचर्स, जैसे हम अभी अभी एग्जांपल ले रहे थे, मान लो वाटर, NaCl और सैंड का मैंने एग्जांपल लिया। ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टीज में क्या होगा? कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। वाइल इन मिक्सचर्स प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर रिटेन्ड। मिक्सचर्स के केस में जो प्रॉपर्टीज होती है किसकी? कॉन्स्टिट्यूएंट्स की होती है, वो वैसे की वैसे ही बनी रहती है। मान लो मैंने वाटर में से सैंड को सेपरेट कर लिया, ठीक है ना, तो यहाँ वाटर में से सैंड को सेपरेट कर लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? सैंड जो है वो जैसे पहले थी वैसे ही बाद में उसकी जो कंपोजिशन है उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा। मतलब सिमिलैरिटी जो ही रहेगी आफ्टर एडिशन और बिफोर एडिशन ऑफ सैंड इनटू वाटर। ठीक है, और दूसरे केस में चाहे वाटर और इसका एग्जांपल ले लो, वाटर प्लस NaCl का एग्जांपल लेते हैं, जिसको हम कॉमन साल्ट बोलते हैं। कॉमन साल्ट में वाटर डाल दें तो एक हमारे पास सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, अब क्या उस सॉल्यूशन में से फिर से वाटर को NaCl से हम अलग कर सकते हैं? तो बिल्कुल, हम बहुत सारे ऐसे मेथड होते हैं जिसके थ्रू NaCl को वाटर से हम अलग कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों तो ये मिक्सचर हुए, ठीक है ना, दोनों को जब हमने मिक्स किया तो मिक्सचर हुए। तो मिक्सचर्स के केस में क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर रिटेन्ड। ठीक है, बिफोर एडिशन प्रॉपर्टीज जो रहेगी आफ्टर एडिशन वो सिमिलर रहने वाली है। चलिए एक और देखते हैं, हम मिक्सचर्स को भी फर्दर डिवाइड करते हैं। भाई क्या कहा? मिक्सचर्स क्या हैं? दो ही तरह से इनको हम डिवाइड कर सकते हैं फर्दर, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। अब होमोजीनियस क्या होता है इसको भी समझते हैं। ये देखिए, होमोजीनियस मिक्सचर मैंने लिखा है, दीज हैव द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द सैंपल। मान लो हमारे पास एक मिक्सचर है, एग्जाम्पल के तौर पे हम एयर का एग्जाम्पल ले रहे हैं। एयर क्या है? इट इज़ होमोजीनियस मिक्सचर। होमो वर्ड का मतलब होता है सिमिलर। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर एयर है। अब क्यों है? बिकॉज एयर एक गैस होती है और इसमें वैसे ही अलग अलग गैसेस प्रेजेंट होती हैं। जैसे एयर में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन भी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, वाटर वेपर्स इसमें हो सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको कंपोनेंट बताए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या दूसरे भी इसमें पार्टिकल्स हो सकते हैं, वो गैसियस स्टेट में होते हैं। अगर वो गैसियस स्टेट में होंगे तब हम उसको एयर बोलेंगे। एयर किससे बना हुआ है? तो एयर सिंगल एक एलिमेंट से तो नहीं बना ना। तो एयर के लिए अलग अलग यहाँ से मैंने आपको एलिमेंट बताए हैं। इन सभी की जो
अपीयरेंस है, गैसेस है, स्टेट कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, वेपर भी गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, सभी गैसेस हैं। तो इनके जब हम इनको हम मिक्स किया सभी इन गैसेस को, तो एक नया कुछ बना, उसको नए को क्या बोल रहे हैं, मिक्सचर। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो भी एयर भी एक तरह की गैस ही होती है, तो ओवरऑल उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर्स बोल सकते हैं। ओके, अब हेटेरोजीनियस मिक्सचर जिसको हम बोल रहे हैं, इसमें क्या होता है, दीज कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर पार्ट कॉल्ड फेस, इसको हम बोलते हैं फेज, विच हैव डिफरेंट कंपोजिशन। अब इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से, ठीक है, तो ज़्यादा हमें अच्छे से पता चलेगा। अब इस मिक्सचर्स में क्या होगा, ऐसे मिक्सचर जैसे मान लो मैं हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं आयरन फिलिंग। आयरन फिलिंग का मतलब है आयरन मेटल के छोटे छोटे पार्टिकल या पीसेस, बहुत छोटे बारीक, है ना, अगर वो आप ले लो, कॉमन साल्ट उसके अंदर डाल दो NaCl प्लस सल्फर। सल्फर का कलर क्या होता है, येलो कलर का होता है, सल्फर है ना, लाइटली येलो कलर का होता है। तो तीनों को मिक्स करें, तीनों को जब हमने मिक्स किया तो एक नया कुछ बना ना, तो इस नए बने हुए सब्सटेंस को हम मिक्सचर बोल रहे हैं। कौन सा मिक्सचर बोल रहे हैं, हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स बोल रहे हैं, ठीक है। और देखिए इसमें हेटेरोजीनियस मिक्सचर में, और मैं एक एग्जांपल से थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो आप पता क्या करें, एक कंटेनर लें, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर आप ऑयल ले लें, मान लो ये नीचे है, ऑयल ले लिया, अब इसके अंदर ऊपर से वाटर डाल दो। तो देखो वाटर भी क्या है, लिक्विड है, ऑयल भी लिक्विड है, लेकिन दोनों ही लिक्विड होने के बावजूद इनकी ये बहुत अच्छे से घुलते नहीं हैं, इजीली ये मिसिबल नहीं होते हैं, आप ऐसे कह सकते हैं। तो इस परिस्थिति में हम इनको क्या बोल रहे हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स इसको बोल सकते हैं। और इनके बीच में एक सेपरेटिंग फेस होता है, लेयर सी दिखेगी आपको बीच में, उसको लेयर को देखने के बाद पता चल जाएगा कि नीचे वाला हिस्सा क्या है, ऑयल है या ऊपर वाला हिस्सा वाटर है या जो भी है, ठीक है। तो एक सेपरेटिंग फेस बनता है, पार्ट बनता है अलग अलग। तो यहाँ लिखा है दीज कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर पार्ट, हो सकता है 2 से ज़्यादा भी उनके बीच में फेसेस बने, ठीक है, विच हैव डिफरेंट कंपोजिशन, अलग अलग उनके बीच में कंपोजिशन रहेगी। तो इस तरह से हम उसको क्या बोलेंगे, हेटेरोजीनियस मिक्सचर बोल सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट में हमारे पास कंपाउंड को भी हम आगे फर्दर डिवाइड करते हैं। तो कंपाउंड को हम बता चुके हैं क्या होता है, ठीक है, याद होगा आपको। तो देखिए कंपाउंड फर्दर 2 हिस्सों में इनका डिवीजन हुआ है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज वेल एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो देखिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसको बोलते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जो कि ऑब्टेन्ड किए जा सकते हैं, कहाँ से, नॉन लिविंग सोर्सेज से, ठीक है ना, जो जिंदा नहीं है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि जिनमें जान नहीं थी या है, तो वहाँ से उनको जब एक्सट्रैक्शन किया जाता है तो उसको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। जैसे कि रॉक्स, है ना, मिनरल्स, चट्टाने, पत्थर, पहाड़, यहाँ से जो कंपाउंड एक्सट्रैक्ट होते हैं उसको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली कह सकते हैं। NaCl है जिसको हम कॉमन साल्ट बोलते हैं, कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है, चट्टानों से, पत्थर से, है ना। तो ये क्या किसका एग्जाम्पल हुआ, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। मार्बल, मार्बल में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है मार्बल, CaCO3, यहाँ मैं लिख देता हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ से क्रिएट होता है, कहाँ से बनेगा, नेचर ने हमें दिया है, नेचर में भी कहाँ से, नॉन लिविंग, ठीक है ना, पत्थर से। तो वाशिंग सोडा है, सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3 है, ठीक है, उसको हम वाशिंग सोडा बोलते हैं, Na2CO3। तो ये सभी मटेरियल्स हमें, जो मैं एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताए हैं, उनको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। और देखिए एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड में एक खासियत होती है कि ये ज़्यादातर इनके बीच में कार्बन नहीं होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन आपको देखने को मिलेगा, और ज़्यादातर इनऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत सारे एलिमेंट प्रेजेंट हो सकते हैं, है ना, कार्बन के अलावा, है ना, बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं। तो देखिए इनमें एक और मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग सोर्सेज, कहाँ से, लिविंग सोर्सेज, जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है। तो सभी लिविंग जो हमारे पास सोर्सेज जिसकी हम बात कर रहे हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। अब देखिए
कार्बन जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। इवन हमारे जो बॉडी है, प्लांट्स है, इनमें कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स अलग अलग रेशो में प्रेजेंट होते हैं। हम खाना खाते हैं, उसमें कार्बन होता है, कार्बन के कंपाउंड्स आप यूज़ करते हैं, ठीक है। पल्सेस में, ऑयल में, लिपिड में, कार्बोहाइड्रेट में इवन डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जहाँ क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम देखने को हमें मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने एग्जांपल के तौर पे देखिए ये लिखा भी है, कार्बोहाइड्रेट, ऑयल, फैट, वैक्सेस, प्रोटीन, दीज आर ऑल द एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, you must have to know that there are so many organic compounds are there. More than 5 million organic compounds are discovered till now, and many more organic compounds are still ऑन प्रोग्रेस इन लेबोरेटरी। बहुत सारे बनते रहते हैं आए दिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो उनको भी हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड आगे कितनी तरह के हो सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल जो मैंने आपको बताया है आप देखें, हमने क्या क्या स्टडी किया है। एक बार रिकैप्चुलेट मैं आपको करवा देता हूँ कि हमारा जो टॉपिक क्या था, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में हम बात कर रहे थे। हमने इसमें पढ़ा कि केमिस्ट्री जो होती क्या है, ठीक है, इम्पोर्टेंस क्या है केमिस्ट्री की। अगर आपने अब तक मान लो नहीं लिखा है, कंटेंट आपको नहीं पता चल रहा है, तो आप जल्दी से वीडियो को पॉज करते हुए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ओके। अब देखिए ये हमने इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री पढ़ ली, और देखिए मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये है मैटर का पूरा फ्लो चार्ट। मैटर को कैसे फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, कौन कौन सी इसके बीच में टर्म्स हम स्टडी करते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं, ये देखिए। और ये डेफिनेशन के तौर पे अगर आपने नहीं लिखा है अब तक, आप इनको भी लिखते जाएं, प्रैक्टिस करते जाएं। ये देखिए यहाँ हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्स की भी, ठीक है, आप देखते जाएं। और यहाँ मैंने स्क्रीनशॉट के लिए आपके लिए ये इस तरह से कुछ बता दिया, ये देखिए आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कंपाउंड्स और मिक्सचर्स की बात की हमने। कंपाउंड्स पता चल गया होगा किसको कहा, मिक्सचर्स। और आगे बढ़ें, होमोजीनियस मिक्सचर्स, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं देख लिए हमने। और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बीच में भी बेसिक सी इंफॉर्मेशन हमने अटेन कर ली है, ठीक है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर।